हाँ, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्कोप ऑफ फिजिक्स, ये हमने स्टार्ट किया था। और इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने जो है वो ब्रांचेस ऑफ साइंस से स्टार्ट किया था। मैंने कहा था आपको फिजिक्स समझने के लिए ब्रांचेस ऑफ साइंस को समझना जरूरी होता है। तो मैंने आपको साइंस की दो मेन ब्रांचेस बताई थी। मैंने आपको साइंस की दो मेन ब्रांचेस बताई थी। पहली ब्रांच का नाम था बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी ब्रांच का नाम था फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में मैंने आपको बताया था कि इसमें आप जानदार को पढ़ते हैं और यही है जिसको आगे जाके आपने बायोलॉजी कहना शुरू कर दिया। और जो फिजिकल साइंसेस होती है इसमें आप नॉन लिविंग थिंग्स को यानी बेजान चीजों को पढ़ते हैं। उसके बाद फिजिकल साइंसेस के दो ब्रांचेस बना दी गई, दो सब ब्रांचेस बना दी गई। एक का नाम रखा गया केमिस्ट्री, दूसरी का नाम रखा गया फिजिक्स। केमिस्ट्री में आप मैटर को पढ़ते हैं, मैटर की तमाम चीजों की मालूमात आपको केमिस्ट्री में मिलती है। और फिजिक्स के अंदर हम तीन चीजें पढ़ते हैं, ये उसकी फिजिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। फिजिक्स में आप मैटर को पढ़ते हैं, एनर्जी को पढ़ते हैं और इस मैटर और एनर्जी के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है आप उसकी स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स जो है निस्बतन बायोलॉजी और केमिस्ट्री के एक बड़ी ब्रांच होती है और जब बड़ी ब्रांच है तो फिर ये एक इंपॉर्टेंट ब्रांच भी हो जाती है। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। यानी कि फिजिक्स में आप मैटर, एनर्जी और उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, उसके दरमियान जो ताल्लुक होता है, आप उसकी स्टडी करते हैं। फिर मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैटर एनर्जी बताया था। मैटर आप हर उस चीज को कहते हो जिसमें मास होता है, जो जगह घेरती है। एनर्जी आप ऐसी चीजों को कहते हो जिनके अंदर सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है कि वो मैटर में वर्क पैदा कर दें, वर्क करवाएं मैटर से। इलेक्ट्रिसिटी की कुछ एग्जाम्पल्स भी दी थी आपको मैंने, जैसे हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, ये एनर्जीज है। फिजिक्स में ये दोनों चीजों की स्टडी, इन दोनों चीजों को समझना अच्छे तरीके से, ये सबसे अहम होता है। यही सबसे बेसिक बात होती है फिजिक्स के अंदर। आपको पता होना चाहिए मैटर क्या है और एनर्जी क्या है। उसके बाद हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की बात की थी। मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में सबसे पहले हमारे पास दो मेजर ब्रांचेस हैं। पहली जो ब्रांच है उसका नाम है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी जो ब्रांच है उसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं, ये उसका दूसरा नाम है। क्वांटम फिजिक्स भी हम कहते हैं। ये वर्ड आपको बहुत आजकल जो है मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में क्वांटम वर्ड बहुत सुनने में आता है, तो ये असल में मॉडर्न फिजिक्स का ही दूसरा नाम है। तो हमारे पास फिजिक्स की दो मेन ब्रांचेस हैं, एक क्लासिकल और एक मॉडर्न। ये दो ब्रांचेस किन बुनियादों पर बनी हुई है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 1906 में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी पेश की थी और उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। और उस थ्योरी के अंदर आपको ये इक्वेशन भी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ E से मुराद होता है एनर्जी, M से मुराद होता है मास और C से मुराद होता है लाइट की स्पीड। अच्छा, जहां मैं मास बोलूंगा वहां मैटर एक ही बात होती है, मास और मैटर ये एक ही बात है। तो E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास, C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। इस इक्वेशन के मुताबिक जो आइंस्टाइन ने पेश की थी, आप एनर्जी और मास को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। आप मास लो और उसको C के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मास जो है वो खत्म हो जाएगा और एनर्जी मिल जाएगी। तो हम इस इक्वेशन की बुनियाद पर ये कहते हैं कि एनर्जी और मास जो है वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। यानी आप ये भी कह सकते हो एनर्जी मास की एक शक्ल है, मास एनर्जी की एक शक्ल है। दे आर टू फॉर्म ऑफ अ सेम थिंग। ये एक ही चीज की दो शक्ल है। अगर आपके पास मास है, आप उसकी शक्ल कन्वर्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट कर दोगे, एनर्जी है तो उसको आप मास कन्वर्ट कर दोगे। सिचुएशन मामला कुछ ऐसा है कि इससे पहले यानी 1906 से पहले पहले 1900 से पहले पहले तक की जितनी भी फिजिक्स थी, यानी इस थ्योरी से पहले की जितनी भी फिजिक्स थी, वो इन दो लॉस पर मुश्तमिल थी। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी ना आप बना सकते हैं ना आप खत्म कर सकते। एनर्जी को ना आप बना सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते, ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, आप एनर्जी की एक शक्ल से उसको दूसरी शक्ल में लेके आ जाओगे। हीट को आप लाइट में कन्वर्ट कर दोगे, लाइट को आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दोगे, लेकिन खत्म या बना नहीं सकते। यही कुछ मामला मैटर के साथ भी होता है। मैटर को भी आप ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते। तो ये दो लॉस थे फिजिक्स के अंदर जो स्टार्टिंग लॉ थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फिर इन दो लॉ की बुनियादों पर हम ये कहते थे कि एनर्जी और मैटर बिल्कुल डिफरेंट चीज है।
ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकती। आप एनर्जी को कन्वर्ट करके मैटर में कन्वर्ट कर दोगे तो इसका मतलब हो गया आपने एनर्जी बर्बाद कर दी, खत्म कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इन दो लॉ की बुनियादों पर हम ये कहते थे कि ये वाली बात, एनर्जी और मास इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। तो हमारे पास जब फिजिक्स शुरू में स्टार्ट हुई तो फिजिक्स के अंदर ये दो लॉ माने गए कि आप एनर्जी और मैटर दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एनर्जी और मास दो अलहदा अलहदा चीजें हैं। आप एनर्जी से एनर्जी बना सकते हो, मास नहीं बना सकते। आप मास से मास बना सकते हो, एनर्जी नहीं बना सकते। दोनों अलग चीजें। और उसके बाद जितने भी लॉ बनाए गए, जितने भी थ्योरीज बनाई गई, जितने न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए गए, जितनी इक्वेशंस बनाई गई, वो सब इसी बात को जहन में रख के बनाई गई। अब आप न्यूटन के लॉ देखें, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उन तीनों के अंदर आप फोर्स की बात कर रहे हो कि जी आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे तो मोशन पैदा हो जाएगा, वहां आप एनर्जी को निग्लेक्ट कर देते हो। तो जब आपकी ये बात मानी जाती थी कि आपका एनर्जी और जो मास होता है हम उसको आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके बाद फिर जितने लॉस बनाए गए वो इसी बात पर बनाए गए। तो उसको हम कहते हैं, वो सब 1900 से पहले की कहानी थी। तो 1900 से पहले की जितनी भी फिजिक्स थी, हम उसमें ये कहते हैं कि मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ये दोनों अलग सेपरेट एंटिटीज है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एनर्जी एंड मास आर सेपरेट एंटिटीज। दोनों को अलग चीजें माना जाता था, कहते थे एनर्जी अलग चीज है, मैटर अलग चीज है, और ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकती। फिर जितने भी लॉस बने, जो न्यूटन ने बनाया, कुछ जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बनाया, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, वो सारे लॉ इन्हीं दो बातों पर टिके हुए थे कि एनर्जी और मास सेपरेट एंटिटीज हैं और ये आप एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और उसकी ये 1900 हो गया। फिर जब 1900 के बाद 1906 में आइंस्टाइन ने थ्योरी पेश की, उसने बात उल्टी कर दी। उसने एक अलग बात कर दी जो इस मेजर बात से बिल्कुल डिफरेंट थी। उसने कहा जी कि मास और एनर्जी दोनों सेम है, मास एंड एनर्जी आर सेम एंटिटी, ये दोनों एक ही चीज के हैं। आप एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो, मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, ये इंटर कन्वर्टेबल है। तो फिर वो जो ऊपर पहले की फिजिक्स थी वो सारे लॉ एक लिहाज से गलत हो गए। वो सारे लॉ जो आपने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाए थे कि एनर्जी और मास एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ऑटोमेटिकली वो सारे लॉ खराब हो गए, गलत हो गए, फिनिश हो गए। आवाज नहीं आ रही मनाहिल, आप अपना वो देखो, ज्वाइन विद ऑडियो किया हुआ है, आप देखें, चेक करें। अगर आपने ज्वाइन विद ऑडियो होता है, साइड में ऑप्शन होता है, उसको देखें, क्लिक करें, आपने वो किया हुआ है। जरा 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं मनाहिल का इशू देख लूं। हाँ मनाहिल बोले, माइक अनम्यूट करें, आप बोले। सर हुआ हुआ है, अब आवाज नहीं आ रही थी आपकी, अब आ रही है। वो साइड ज्वाइन में, तो किया हुआ था, जी कनेक्ट किया हुआ था। अच्छा चलो, ये रिकॉर्डेड आएगा, इसको देख लीजिएगा। तो मैं अब तक कल का ही रिवाइज करा रहा हूँ, मैंने अभी कोई नई जी बात नहीं करी, मैं कल ही की बात कर रहा हूँ जो कल मैंने पढ़ाया था। ठीक है जी। तो आपकी फिर अब फिजिक्स दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। क्लासिकल फिजिक्स किसको कहते हो आप? पहली बात, 1900 से पहले पहले तक की फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। इस फिजिक्स के अंदर, क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच में, हम ये मानते हैं कि मास और एनर्जी दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप इनको एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लासिकल फिजिक्स के जो बड़े साइंटिस्ट के नाम है वो ये है जी, न्यूटन और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। उसके बाद जो दूसरी फिजिक्स है, मॉडर्न और क्वांटम फिजिक्स, वो हम कहते हैं जी 1900 के बाद की सारी फिजिक्स को आप मॉडर्न फिजिक्स कहते हो। इसके अंदर आप ये मानते हो कि मास और एनर्जी सेम चीजें हैं और हम इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट जो है, दोनों के डिफरेंस है, जो क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का जो आखिरी पॉइंट है वो ये कि क्लासिकल फिजिक्स में हम बड़ी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, बड़ी गाड़ी, जहाज, ट्रेन, पंखा, जो लार्जर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैं आप, बड़े बड़े चीजें होते हैं, हम इन पर फोर्स का इफेक्ट, एनर्जी का इफेक्ट, इन चीजों को हम पढ़ते हैं, लार्जर ऑब्जेक्ट्स को हम पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। और मॉडर्न फिजिक्स में आप पार्टिकल्स पर फिजिक्स अप्लाई करके देखते हो, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वांटम, क्वार्क, ये तो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम के अंदर मौजूद होते हैं, बहुत छोटे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम के अंदर होते हैं। इसी तरह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सिंगल पार्टिकल्स नहीं होते, ये भी मजीद छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्वार्क, उनसे बने हुए होते हैं। तो आप मॉडर्न फिजिक्स में पार्टिकल्स की स्टडी करते हो, पार्टिकल्स पे फोर्स लग रही है, पार्टिकल्स का मोशन कैसा है, पार्टिकल्स पे कौन से लॉज हैं, पार्टिकल्स की स्पीड वगैरह,
इन चीजों को देखोगे आप, पार्टिकल्स की स्टडी करते हो आप मॉडर्न फिजिक्स में, और क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आप लार्जर ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हो। आप पूछें जी, बोले। सर जब मॉडर्न फिजिक्स आ गई है तो हम क्लासिकल फिजिक्स मतलब क्यों पढ़ते हैं? जब ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरीज वगैरह आ गई हैं तो ऐसा मतलब आप बता रहे थे 1900 में कुछ हुआ है, आपने ठीक है। बताया नहीं था। हाँ, मैं जवाब देता हूँ इसका। अच्छा, अभी माशान ने एक सवाल ये किया है कि अगर मॉडर्न फिजिक्स आ गई, अगर वो लॉ गलत हो गया, मास और एनर्जी अब सेपरेट एंटिटीज नहीं है, अगर बड़ी एक ही एंटिटीज है, तो फिर हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते ही क्यों हैं? उसी का ही तो जवाब बता रहा हूँ मैं आपको, ये लार्जर और पार्टिकल्स वाला। क्लासिकल फिजिक्स में आप लार्जर ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हो, मॉडर्न फिजिक्स में आप पार्टिकल्स पढ़ते हो। अब होता क्या है, इस इक्वेशन के मुताबिक E इज इक्वल टू एम सी के स्क्वायर के मुताबिक, जब आप मास, आप कोई एनर्जी लो और उसको आप मास में कन्वर्ट करोगे ना, बहुत ही कम मास बनेगा। यानी अगर आप एक मिसाल के तौर पे 1000 जूल एनर्जी ले लो, यकीन माने 1000 जूल एनर्जी ज्यादा होती है, 1000 जूल एनर्जी, और आप 1000 जूल एनर्जी लें और इस इक्वेशन के मुताबिक उसको मास में कन्वर्ट करें, तो मास आएगा 0.000 तकरीबन 18-19 जीरो, फिर कुछ एक आध नॉन जीरो नंबर होगा। यानी आप एनर्जी को मास में कन्वर्ट करोगे ना, 1000 बड़ी एनर्जी को, 1000 जूल एनर्जी को, बड़ी बड़ी एनर्जी को जब आप मास में कन्वर्ट करोगे, ना होने के बराबर मास आएगा, ना होने के बराबर। अब जैसे मैंने यहाँ ऊपर नहीं कहा था आपको कि एनर्जी का कोई वजन नहीं होता, जब मैंने आपको एनर्जी का डिफाइन किया था तो मैंने आपको क्या कहा था, एनर्जी का कोई वजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप एनर्जी को मास में कन्वर्ट करके उसका वजन बनाओगे, वो ना होने के बराबर है। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या बताया कि जब आप एनर्जी को मास में कन्वर्ट करोगे, एक बड़ी एनर्जी ले लो, उसको आप मास में कन्वर्ट करोगे, तो ये नहीं आपके पास 1 किलो मास आ जाएगा, 1 ग्राम मास आ जाएगा, नहीं, बल्कि आपके पास मास ना होने के बराबर आएगा, 10 की पावर -18 कुछ आएगा। ठीक है, और जब आपका इतना छोटा मास का आएगा, तो फिर जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ट्रेन, बड़ी एनर्जीज होती है, जैसे 1000 जूल मैंने आपको बताया, अब इस पर ये जो मास एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ये बात बेकार हो जाती है। क्योंकि अगर वहां पर छोटी सी एनर्जी है, कोई बड़ा आपके पास मिसाल के तौर पे जहाज है, और उस जहाज के अंदर कुछ एनर्जी है 1000 जूल एनर्जी, और वो कन्वर्ट हो रही है मास के अंदर, तो कितना मास बनेगा उसको आप निगलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या करा, फिर क्लासिकल फिजिक्स को हमने रिटेन किया, बरकरार रखा। हमने क्लासिकल फिजिक्स को सिर्फ लार्जर ऑब्जेक्ट्स तक महदूद कर दिया, छोटे ऑब्जेक्ट्स पर नहीं। क्योंकि छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लो, तो उन पर छोटा सा मास भी इफेक्ट डाल देता है, छोटी सी एनर्जी भी इफेक्ट डालती है। लेकिन अगर आप बड़े मास की बात करते हैं, ट्रेन के मास की बात करते हैं, गाड़ी के मास की बात करते हैं, तो यहाँ अगर कोई एनर्जी है और नई थ्योरी के मुताबिक एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, तो बड़े ऑब्जेक्ट पर अगर एनर्जी मास में कन्वर्ट हो भी रही है, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो न्यूटन्स के लॉ है, वो अब भी वैलिड होंगे। मिसाल के तौर पे आपने एक लॉ पढ़ा था ना मैट्रिक में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि आपके अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है, तो दोनों ऑब्जेक्ट का जो टोटल मोमेंटम होगा वो फिक्स होगा। अब ये जो बात की गई है, ये इस बात को ध्यान में रख के की गई थी कि एनर्जी और मास जो है वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन अब मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, तो मुमकिन तौर पे उन दोनों बॉडी के टकराने से कुछ एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन वो इतनी मामूली सी होगी कि फर्क नहीं पड़ता। आप 0.18 और 1 क्या फर्क पड़ेगा किसी न्यूमेरिकल पे। तो हमने फिर क्या करा, हमने क्लासिकल फिजिक्स बचाई। क्यों बचाई? क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में हमारे पास बड़े नामवर साइंटिस्ट थे, काफी नाम की इक्वेशंस थी, काफी काम के आपके वो थे, लॉस थे, है ना। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर लॉस थे, न्यूटन्स के लॉ थे, उसके मैक्सवेल्स के लॉ थे, बहुत सारे लॉ थे। तो हमने क्लासिकल फिजिक्स को बचाया। कैसे बचाया? हमने क्लासिकल फिजिक्स को लार्जर ऑब्जेक्ट्स तक महदूद रख दिया। हम लार्जर ऑब्जेक्ट्स को, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को इस बात को ध्यान में रख के स्टडी कर सकते हैं कि मास एनर्जी अलग अलग है, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि अगर हो भी रही होंगी बहुत मामूली सी बात है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में हमने क्या कर दिया, हमने पार्टिकल्स की स्टडी कर दी, क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर मास और एनर्जी का कन्वर्ट होना मायने रखता है। तो इसलिए हमने छोटे पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स की स्टडी को हमने मॉडर्न में डाल दिया। तो अब आपके पास क्लासिकल फिजिक्स क्या है? वो फिजिक्स जो 1900 से पहले पढ़ी जाती थी। इस फिजिक्स के अंदर आप ये मानते हैं कि मास और एनर्जी अलग अलग चीजें हैं, इनको आप एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और इस फिजिक्स के अंदर आप सिर्फ बड़े ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हो। मॉडर्न फिजिक्स क्या है? ये 1900 के बाद की फिजिक्स है, ये सारी आपकी जो करंट फिजिक्स है ये मॉडर्न फिजिक्स है।
इसमें आप ये मानते हैं कि एनर्जी और मास अलग अलग नहीं, एक ही चीज है और आप इनमें एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस फिजिक्स को हम खाली पार्टिकल्स पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर हमने बड़ी बॉडी पर अप्लाई किया तो एनर्जी का मास में कन्वर्ट होना बेकार सा है, छोटी सी वैल्यूज आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम वो कहते हैं ना, अक्सर आपने फिजिक्स में देखा होगा न्यूमेरिकल करते वक्त फ्रिक्शन इग्नोर कर देते हो, क्योंकि वो बहुत मामूली सी आती है फ्रिक्शन, इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसी तरीके से लार्जर ऑब्जेक्ट में ये मास एनर्जी का जो चेंज होता है ये बहुत ही मामूली आता है, हम इग्नोर कर देते हैं, चला लेते हैं। और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनमें अगर ये मामूली सा चेंज आएगा तो फर्क पड़ जाता है। तो फर्क पड़ जाता है, इसलिए हम यहाँ पे मानते हैं कि एनर्जी और मास जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है। तो ये दो मेन ब्रांचेस है फिजिक्स की, क्लासिकल और मॉडर्न। इनमें किसी को सवाल है तो वो रेस हैंड करे, अदरवाइज फिर मैं आपको मजीद ब्रांचेस बताऊंगा। किसी को कोई सवाल है इनमें तो वो पूछे, हाथ उठाले। ठीक है जी, अब तक किसी का हाथ नहीं उठा, सिर्फ मेरा ही हाथ उठा हुआ है। चले जी, तो है तो नो, नहीं मुहिब नहीं है। हाँ, तो क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स के बाद, ये तो मैंने आपको दो मेन ब्रांचेस बता दी फिजिक्स की, क्लासिकल और मॉडर्न। उसके अलावा फिर बहुत सारी और ब्रांचेस है फिजिक्स में, बहुत सारी है। कुछ आपने मैट्रिक में पढ़ी थी, कुछ एक आध नाम न्यू आपके पास अब आ जाएंगे। बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उनमें से कुछ ब्रांचेस क्लासिकल में आ जाएंगी, कुछ ब्रांचेस मॉडर्न में आ जाएंगी। क्लासिकल में कौन सी आ जाएंगी? जिस ब्रांच के अंदर अगर आप बड़ा ऑब्जेक्ट पढ़ रहे होगे तो वो क्लासिकल में आ जाएगा, जिस ब्रांच में आप छोटा कोई पार्टिकल पढ़ रहे होगे तो वो मॉडर्न में आ जाएगा। तो अब जो मैं आपको ब्रांचेस बताने वाला हूँ, इनमें से कुछ जो है वो क्लासिकल फिजिक्स के रेलम में आ जाएगा, कुछ जो है वो मॉडर्न फिजिक्स के रेलम में आ जाती है। कौन कौन सी है जी? इंपॉर्टेंट ब्रांचेस की बात करते हैं हम। पहली हम कह लेते हैं, पहली जो ब्रांच है उसको मैं कहता हूं मैकेनिक्स। ठीक है जी, पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। इसके अंदर, इस ब्रांच के अंदर आप क्या स्टडी करते हैं? स्टडी दी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई चीज चल रही होती है, हरकत में होती है, तो हम कहते हैं जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? मोशन है। ये भी आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक के अंदर टर्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं जी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ गया? मोशन आ गया। अगर आप ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करें, उसके मोशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट में क्या चेंजिंग आ रही है, कितनी चेंजिंग आ रही है, ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी जो है वो की जाती है मैकेनिक्स के अंदर। मैकेनिक्स की बहुत सारी सब ब्रांचेस हैं। मैं उसमें से आपसे सिर्फ 4 डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन सब आपकी बहुत आउट हो जाएंगी, वो ग्रेजुएट लेवल में आती है। मैं आपसे 3-4 डिस्कस कर लेता हूँ। एक है जी काइनेमैटिक्स, एक होगी आपके पास डायनामिक्स, एक होगी क्लासिकल मैकेनिक्स, और एक होगी आपकी क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये 4 ब्रांचेस है जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। मैकेनिक्स में दोबारा बता देता हूँ, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर आप चलती हुई चीजों के मोशन को पढ़ते हैं। अब आप जानते हैं, मैट्रिक में आप पढ़ के आ चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपको मोशन